सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल एंड सौरभ पांडे सीएससी ऐप के अंदर। सो लेट्स डिस्कस। कई टॉपिक्स आप जब रीड करते हो तो कुछ टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वो प्रीलिम से स्पेसिफिक होते हैं, कुछ टॉपिक्स आपके मेंस से स्पेसिफिक होते हैं, बट मेंस के टॉपिक्स आपको मैक्सिमम जो है प्रीलिम्स में पढ़ने होते हैं, बट बहुत सारे प्रीलिम्स के टॉपिक्स मेंस में पढ़ने नहीं होते। तो पहला देखते हैं जीनोम सीक्वेंस। देखो जीनोम सीक्वेंस की अगर बात किया जाए तो जैसे हर एक जीव जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग भी वी आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम, उसके अंदर डीएनए। डीएनए के जो सेगमेंट्स आपके होते हैं उसको हम जीन शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सारे जीन्स को अगर आप मिला दो तो वो जीनोम बन जाता है। अब जैसे मैंने कई बार आपको एग्जांपल भी दिया है कि जो जैसे मान लो कि मतलब जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो 8th क्लास की लाइन, 9th क्लास की लाइन, 10th क्लास की लाइन, ऐसे अलग अलग लाइन्स हैं। अब ये जैसे लाइन्स है, ये 9th क्लास की लाइन है, ये 10th क्लास की लाइन है। आपको पता है कि हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे खड़े होते थे और उस बेसिस में आप ये कंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, तीसरे नंबर पे राजू है, इसमें 9th क्लास में तीसरे नंबर पे श्यामू है, और 10th में तीसरे नंबर पे जो है काजू है, मतलब जो भी आप नाम रख लो। तो यहाँ पे क्या है कि बेस्ड ऑन द हाइट, क्योंकि बच्चे सीक्वेंस में थे, आप बता सकते हो तीसरे नंबर पे ये बच्चे हैं, और पहले से क्योंकि ये प्री डिटरमाइंड था तो हाइट के अकॉर्डिंग पता चल जाता था। इसी तरीके से क्या है कि जब जो आपके एक न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स जैसे एक दीवार ईंट से मिलकर बनती है, ऐसे ही जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है। तो जब आप ये सीक्वेंसिंग इनकी करते हो, उस बेसिस में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। आपको पता चलता है अच्छा ये सर्टेन जीन्स प्रेजेंट हैं, और जो सर्टेन जीन है, ये जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसमें ये बदलाव हुआ है, या ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, तो इसे हम इसलिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के बेसिस में आपको आइडिया लग जाता है कौन सी जीन फंक्शनल है, कौन सी जीन फंक्शनल नहीं है, क्या क्या इश्यूज़ हैं। कई डिजीज़ अगर जेनेटिक लेवल पे अगर हैं तो वो क्या क्यों हैं, जेनेटिक लेवल पे अगर कोई डिजीज़ है तो उसका भी हमें पता चल जाता है, उस पर भी फिर हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो जीनोम्स की ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे तो एक रेफरेंस जीनोम होता है, फिर इंडिविजुअल जीनोम होता है। उसको यहाँ पे रेफरेंस जीनोम पूरा पहले से आइडिया रहता है सबका, और जो इंडिविजुअल जीनोम उस पर आप चीज़ों को कंपेयर करते हो। ठीक है, जैसे आप आंसर लिखते हो ना, और अपने आंसर को फिर किसी टॉपर के आंसर से कंपेयर करते हो, देखते हो यार कि मेरा आंसर कैसा है। तो इसी तरीके से रेफरेंस जीनोम का डेटा ऑलरेडी होता है, और इंडिविजुअल जीनोम जो है वो इंडिविजुअल जीनोम को सीक्वेंस करके उसको देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करके पता चलता है क्या कुछ कमी तो नहीं है, उस बेसिस में फिर जानकारी बढ़ती है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि जो क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, जैसे डीएनए की अगर हम बात करें, एक तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। तो आउटसाइड न्यूक्लियस कहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। या फिर अगर प्लांट्स में देखोगे ना, तो प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक चीज़ और प्रेजेंट होती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट शब्द भी उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो उसमें भी डीएनए होता है, बट ये क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट्स में ही प्रेजेंट आपका होता है। दोनों चीज़ें ध्यान में ये रखनी है, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कई जो आपकी स्टडी भी हुई है हेल्थ केयर के कंटेक्स्ट में, कई चीज़ें स्टडी भी आपकी की गई है, और ये भी देखा जा रहा है कि पर्सनल जीनोम कैसे, देखो क्योंकि आजकल एक प्रिसीजन मेडिसिन का कंसेप्ट आया है। प्रिसीजन मेडिसिन का कंसेप्ट भी आजकल सामने आया है। प्रिसीजन मेडिसिन के माध्यम से हम लोग मतलब पता है कि मान लो ये कैंसर हो रहा है, कैंसर में एक इंडिविजुअल में फैक्टर्स दूसरे इंडिविजुअल से वेरी कर सकते हैं। तो दवा जो है इस तरीके से टारगेट की जाए कि डायरेक्टली इंडिविजुअल स्पेसिफिक जो है वो टारगेट हो। जैसे अगर कैंसर है एक इंडिविजुअल को, दूसरे इंडिविजुअल में जो फैक्टर है अलग हो, एक इंडिविजुअल में फैक्टर अलग हो, तो उस स्पेसिफिक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो है मेडिकेशन किया जाए। जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसके शरीर से जो इम्यून सेल्स होते हैं उसे निकाल के उस पर चेंजेस किए जाएँ और फिर शरीर में दोबारा इंट्रोड्यूस किया और वो कैंसर के सेल को मारे। तो ये सब क्या है, इसे प्रिसीजन मेडिसिन भी इसके लिए शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये टर्म आप याद रखना, दैट वी कॉल इट एज प्रिसीजन मेडिसिन। सो इस पर काफ़ी चीज़ें लगातार काम भी हो रहा है। इससे जो हेल्थ केयर है इसमें भी काफ़ी आपका इम्प्रूव होगा। पर्सनल जीनोम सीक्वेंसिंग का भी कंसेप्ट यहीं से आपका लगातार इमर्ज हो रहा है। नेक्स्ट एक्सपो सेट आगे भी डिस्कस करेंगे, बट कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक लास्ट मतलब बाद में भी इससे रिलेटेड एक टॉपिक आपका आता है। एक्सपो सेट मिशन की बात अगर किया जाएगा तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो फर्स्ट मिशन है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, जिसे एक्सपो सेट जिसे हम कहते हैं। तो फर्स्ट मिशन जो है जो कि डिवोटेड है एक्सरे पोलराइजेशन स्टडीज़। तो एक्सरे पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे पॉलिक्स पेलोड बीइंग डेवलप्ड बाय रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट।
तो एक्सपोसैट सैटेलाइट जो है वो आपकी अभी हाल फिलहाल जो है इसको लॉन्च भी किया गया है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें क्या बाद में ये तो टेक्निकल स्लाइड्स थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर साइड आ गई हैं, बाद में बहुत डिटेल में इसके ऊपर है, तो हम लोग उसके ऊपर डिटेल में मतलब एक सीक्वेंस में सब कुछ एक साथ ही दिया गया है। यहाँ स्लाइड्स थोड़ा सा खाली जो इमेजेस ही ऐड हुई हैं शायद, है ना, तो उसको थोड़ा हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेट्स मूव टू दिस टॉपिक दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। एक्सपोसेट बाद में भी टॉपिक है, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात की जा रही है, तो जैसे बॉन्ड क्या है, बॉन्ड मतलब एक पीस ऑफ पेपर, आप गोल्ड खरीदते हो। आप गोल्ड मान लो आपने 80,000 का खरीदा, 80-85 जो भी रेट है आपने उसको खरीदना भी धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ेगा। तो आपको पता है कि अगर मैंने 1 साल रखा तो मुझे इससे 10-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मेरी कमाई हो जाएगी। ज़्यादा खरीदा तो लाख 2 लाख 4 लाख कमाई हो जाएगी। इस तरीके से क्या है कि जो बॉन्ड्स हैं वो क्रिएट हो जाता है, असल में गोल्ड नहीं है बट वो बॉन्ड्स होते हैं जिनका रेट बेसिकली वैसे गोल्ड की तरह ही होता है, बट इसमें ऐसा कोई सिक्योरिटी का टेंशन नहीं। जो गोल्ड को संभाल कर रखना, कोई ले गया तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं। बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि दे आर एक लाइक दे हैव अ डिनोमिनेशन ऑफ अ ग्राम ऑफ गोल्ड, और उसी के मल्टीपल है। जैसे मिनिमम आप 2 ग्राम का कर सकते हो, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 500 ग्राम पे कर सकते हो। अवेलेबल डीमैट अकाउंट में उसी में सब कुछ होता है। स्टॉक एक्सचेंज में इसको ट्रेड भी किया जा सकता है। टेन्योर ऑफ द बॉन्ड 8 साल का लगभग होता है। कैन बी यूज्ड एज अ कई सारे लोन के लिए कोलेट्रल के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो, और इसमें कोई ऐसा रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। जैसे अगर एक्चुअल गोल्ड है तो कहाँ संभाल के रखोगे, उसी में बहुत इश्यूज होते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो जीरो रिस्क है, ठीक है। जीरो रिस्क ऑफ हैंडलिंग गोल्ड की बात की जाती है, ठीक है। जीरो रिस्क ऑफ हैंडलिंग गोल्ड की जो है वो बात आपकी की जाती है। सो सोवरेन गोल्ड की बात करें, पहली चीज़ ये ध्यान में रखना है कि इसके द्वारा इशू किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इशू किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है, द बॉन्ड्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर सेल फॉर रेसिडेंट इंडियन जो एंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल है, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल, इन्हीं को किया जा सकता है। और ये बॉन्ड का डिनोमिनेशन जो है मल्टीपल विथ अ बेसिक यूनिट ऑफ 1 ग्राम। इस पर थोड़ा सा आप चेक करना 1 ग्राम या 2 ग्राम है, ठीक है। कई जगह पे 2 ग्राम लिखा है ना। मिनिमम साइज़ जैसे यहाँ पे देखोगे ये 2 यूनिट है, लाइक 2 ग्राम है। ये भी आपका जो टेन्योर है बॉन्ड का 8 साल का लगभग है, विद एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम 5th ईयर टू बी एक्सरसाइज, मतलब 5 साल के बाद आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो है जो बॉन्ड पर आपका तो वो टैक्सेबल है। सेल चैनल बॉन्ड जो है सोल्ड थ्रू बैंक्स, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस में इसे खरीदा जा सकता है। मैक्सिमम लिमिट 500 ग्राम आपका है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल। अब देखो बिल तो देखो ये जो टॉपिक्स हैं मेंस के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक आपके होते हैं। मेनली इसमें देखो जो आपका ये बिल है जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल जिसे कहते हैं, तो ये बेसिकली इसका एम क्या है, टू कवर OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल कंटेंट उसको जितना भी है सारा उसको कवर करने की बात इसमें की गई है। तो इसमें जैसे जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स होता है उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, 3 टायर उसमें रेगुलेशन भी है। कोई भी पर्सन है ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कैन प्रोवाइड सर्विसेज और रन अ नेटवर्क विदाउट फॉर्मल नो, है ना, मतलब कोई भी पर्सन ये ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के रन नहीं कर सकती है। केबल या सैटेलाइट जो ऑपरेटर्स हैं दे मस्ट ऑल्सो गेन अप्रूवल। जो ट्रांसमिट प्रोग्राम है उससे आप मतलब प्रोग्राम को रन करने के लिए उन्हें प्रॉपर अप्रूवल की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो रूल है ये जो एक्सटेंड होता है रूल्स टू इंटरनेट जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हैं, है ना, OTT है और है ना, इन सब में इसमें एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी भी होगी जो कि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को प्रोवाइड करेगी और सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करेगी इन्वॉल्विंग कमेटी। जो भी चीज़ें हैं मतलब कि कंटेंट किस प्रकार का है। बिल के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का इंस्पेक्शन भी हो सकता है बिना नोटिस के, और पोटेंशियल इक्विपमेंट्स जो है वो उसको सीज़ किया जा सकता है अगर वायलेशन आपका होता है। कंप्लायंस विद इन 30 डेज़ जो है वो करना पड़ेगा। अब इसमें कहा गया कि अगर ऐसे जो अप्लाई होगा तो इससे सेंसरशिप बढ़ेगी, फ्री स्पीच जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रिएटिविटी जो है वो भी आपका अफेक्ट होगी। मेन कंसर्न इसमें यही है कि कई जो ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं जैसे केबल TV है या OTT स्पेस है, अब इनका बिजनेस मॉडल अलग है, तो उनका जो कंटेंट जिस तरीके से दिए जाते हैं TV और उसमें वो वेरी करते हैं, तो दोनों का अपना अलग अलग रिस्पॉन्स है। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जैसे लाइक कोड एप्लीकेबल टू केबल TV एंड इंक्रीज सेंसरशिप ऑफ TV प्रोग्राम्स एज अ कंसेक्वेंस, मतलब क्योंकि OTT में जिस टाइप की चीज़ें उस टाइप का फिर TV में भी, केबल TV में भी लागू होगा। उस कंटेक्स्ट में जो रेगुलेशन है वो में भी आपका फर्दर इंक्रीज हो सकता है। सो इससे जो मतलब जो भी कंटेंट का इनोवेशन है वो भी होगा, और मतलब कंटेंट का जो इनोवेशन है वो भी आपका कहीं ना कहीं जो है वो अफेक्ट होगा। ये भी आपका हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद पनागाड़िया, उनको जो है आई थिंक 60th फाइनेंस कमीशन का जो है चेयरपर्सन आपका बनाया गया है।
और इसमें देखा जाए तो फाइनेंस कमीशन का गठन 5 साल के लिए होता है। आई थिंक आर्टिकल 280 है, इसको ज़रूर से रीड करके आप जाना। पहला फाइनेंस कमीशन जो है 1951 के अंदर आया था, और उसके बाद 15 हो चुके हैं, 16th है आपका, 25 से 26 तक आपका जो वैलिड रहेगा। इट हैज़ टू डिसाइड द फार्मूला कि किस तरीके से जो डिविजिबल पूल है, जो टैक्स है वो कैसे शेयर होंगे सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और कैसे जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर किया जा सकता है। ऑल्सो द फार्मूला ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, स्टेट्स के बीच में कैसे रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है। तो इट हैज़ टू डिसाइड द फार्मूला फॉर शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, स्टेट और सेंटर के बीच में किस तरीके से किया जाए वो भी आपका है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में रखना है। सेंटर प्रोवाइड एडिशनल टर्म्स ऑफ, कई दूसरे भी रेफरेंस जो है इसमें आपके प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन है जो कि अक्टूबर 31, 2025 तक आपका रहेगा। 16th फाइनेंस कमीशन विल हैव टाइम अंटिल अक्टूबर 31, 2025। तो ये रिकमेंड कर रहा है टैक्स शेयरिंग, सेंटर स्टेट के बीच में जो टैक्स शेयरिंग है उसको रिकमेंड कर रहा है। इसमें जो पैनल है और प्रेस्क्राइब मेजर्स, जिसके माध्यम से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, जिससे कि जो रिसोर्सेस हैं पंचायत और लोकल बॉडीज़ के उसको सप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, मतलब इसमें ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है कि किस प्रकार से सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ पंचायत, मतलब अगर जो कंसोलिडेटेड जो फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सके, मतलब जो स्टेट के लेवल पे जो पैसा है कैसे बढ़े, जिससे कि अगर पैसा ज़्यादा रहेगा तो वो जो पंचायत और जो लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत और जो लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत और लोकल बॉडीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे भी जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। सो द एडवांस सेल वॉज सेटअप इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री लास्ट नवंबर, और पैनल जो है कई सारे जो अरेंजमेंट्स हैं फाइनेंसिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में, तो उसको भी पैनल के द्वारा ही आपका जो है देखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वाई अर्थक्वेक इन जापान में अर्थक्वेक क्यों होता है। इसमें टेक्टोनिक फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे जैसे मेनली टेक्टोनिक, जैसे अर्थक्वेक के लिए अगर आप देखोगे तो मेनली जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो प्लेट्स का मूवमेंट एक बड़ा फैक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर आप जापान की बात करो तो स्पेसिफिक प्लेट्स के नाम याद रखो। एक तरफ यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे और भी है, जैसे यहाँ फिलीपीन सी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट्स है, ये प्लेट्स मूव आपकी कर रही हैं। जैसे यहाँ पे फिलीपीन टेक्टोनिक प्लेट है, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो इनका मूवमेंट आपका होता है। ये आपका जापानीज़ मेन लैंड है, तो ये जो मूवमेंट्स हैं इसकी वजह से जो है अर्थक्वेक रिस्पॉन्सिबल आपका रहता है। तो फिलीपीन प्लेट्स जो हैं वो यूरेशियन प्लेट के अंदर ऐसे जाती है, क्योंकि ये आपका थोड़ी हैवी है तो ये नीचे की तरफ जाएगी, और फिर अगर मूवमेंट होता है तो उस केस में अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी बनी होती है। तो यहाँ पे याद रखना है, इस जगह पे कई सारे प्लेट्स है, ज्योग्राफी का ध्यान में रखना है। एक तरफ आमूर प्लेट है, ओखोट्स प्लेट है, यांगत्से प्लेट है, ओकिनावा प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, और कई अर्थक्वेक आते हैं जैसे कई जगह पे, जैसे हाल फिलहाल कई बार अर्थक्वेक के बारे में आपने रीड भी किया होगा। तो आमूर प्लेट हो गया, ओखोट्स प्लेट हो गया, यांगत्से प्लेट हो गया, ओकिनावा प्लेट हो गया, फिलीपीन प्लेट्स हो गया, पैसिफिक प्लेट हो गया, ओखोट्स प्लेट हो गया। ठीक है, ये प्लेट्स जो है आप कई सारे होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए यूरेशियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, फिलीपींस प्लेट, अलग अलग प्लेट्स आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन 14 की जो डिस्कवरी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, डिस्कवरी ऑफ कार्बन 14 की बात की गई है। यहाँ पे क्या है कि कार्बन 14 का जो कार्बन डेटिंग की हम बात जो है वो करते हैं। कार्बन 14 जो है, तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ऑफ कार्बन है ना, तो यहाँ पे लाइक कई सारी चीज़ें हैं जिसमें मतलब जैसे एजिंग, जब हम बोलते हैं कोई चीज़ हमें मिलती है तो बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स हमें पता चलता है कि आखिर इसकी एज क्या है, तो कार्बन डेटिंग उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मार्टिन कैमेन एंड सैम रूबिन वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था डिस्कवरी के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि बताया कि उन्होंने कि कैसे कार्बन 14 जो है आपका बनती है, और उससे पता चल सकता है कि कितना एज आपका हुआ है। तो लाइक जैसे आइसोटोप हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 5000 ईयर्स। तो अच्छा, इसमें ये कमी ज़रूर से होती है कि 5000 के बियॉन्ड अगर है तो फिर एज जानना मुश्किल हो जाता है। सो दिस आइसोटोप हैज़ अ हाफ लाइफ अबाउट 5000 ईयर्स, ये भी है। फिर उसके बाद कैमेन और रूबिन जो है उन्होंने काफ़ी सारा काम भी किया। फिर कार्बन 14 कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर उस पर कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उसका एप्लीकेशन क्या, उसके प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना, ये भी आपका रखा गया। फिर उसकी हाफ लाइफ को कैसे समझने का प्रयास किया आप गया। इन केस ऑफ कार्बन 14 दैट इज़ कार्बन 14 जो हाफ लाइफ में मतलब जो कोई भी चीज़ है वो आधा, पूरा एमिशन के बाद आधा कितने समय में बचेगा। सो इन द केस ऑफ कार्बन 14 दैट इज़ अबाउट 5000 ईयर, एंड इसका मतलब इफ़ यू स्टार्ट विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ कार्बन 14 आफ्टर 5000 ईयर,
हाफ जो है वो आपका रिमेन रहता है। तो इससे आइडिया लग जाता है कि किसी चीज़ की एज आपकी कितनी है। सो कैमन एंड रूबिन जो है ये अमेरिकन फिजिसिस्ट थे और कई इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। और उन्होंने क्या किया कि कार्बन 14 कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बार्डिंग नाइट्रोजन 14, मतलब नाइट्रोजन 14 में अगर न्यूट्रॉन्स हिट करता है तो फिर आपका कार्बन 14 बनता है, आपका जो है बन सकता है। तो इस चीज़ को है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन 14 के ऊपर न्यूट्रॉन हिट करेगा, उसके बाद कार्बन 14 आपका बनता है। तो बॉम्बार्डिंग नाइट्रोजन 14 कॉस्मिक रेक्स क्रिएट कार्बन 14 एंड ये फिर दूसरे कार्बन कंपाउंड से एनवायरनमेंट में मिलता है। इस चीज़ को ये जो दिस प्रोसेस इज़ व्हाट मेक्स रेडियो कार्बन डेटिंग पॉसिबल। तो ये जो है मतलब अगर रेडियो कार्बन डेटिंग जो हम करते हैं, जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग शब्द जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो नाइट्रोजन जो आपका नाइट्रोजन 14 है उसमें आपका न्यूट्रॉन ऐड ऑन होता है और उसके बाद कार्बन 14 उसमें आपका कन्वर्ट होता है। तो नाइट्रोजन, तो ये जो आपका हिट कर रहा है तो ये बेसिकली कार्बन डेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो फादर ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग है तो विलर्ड लिबी भी ने कंसिडर जो है क्योंकि उन्होंने कई सारे ऐसे आइडिया ऑफ यूजिंग कार्बन 14 जिससे कि ऑर्गेनिक मटेरियल की डेट मतलब कि कितना पुराना है इसको बारे में पता जो है वो चल सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14। तो ये कहा जाता है कि जो कार्बन 14 मौजूद है अर्थ एटमॉस्फेयर का वो कांस्टेंट रहता है ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अब ये चीज़ गलत भी हो सकती है, पहली चीज़ तो ये है, मतलब ये जो भी एज बताई जाती है उसमें कुछ एजम्पशन लिया जाता है। जैसे एक चीज़ कही जाती है कि जो कार्बन 14 का एक कार्बन 14 है उसका जो कंसंट्रेशन है एनवायरनमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर वो ऑलमोस्ट आपका एक टाइम मतलब वो कांस्टेंट रहता है, बट ये एजम्पशन गलत भी हो सकता है। दूसरा कहा जाता है कि कार्बन 14 इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड अदर कंपाउंड ये वेरियस इकोसिस्टम के अंदर डिफ्यूज़ कर सकता है। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है कार्बन 14 का एटमॉस्फेयर वुड बी कंपेरेबल टू दैट इन द बायोस्फीयर। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्योंकि देखो कार्बन 14 CO2 के फॉर्म में और दूसरे कंपाउंड में इकोसिस्टम के अंदर वो कई इकोसिस्टम के अंदर वो पेनिट्रेट कर सकता है, उसमें मौजूद रह सकता है। और जिस तरीके से जितने अमाउंट में कार्बन 14 एटमॉस्फेयर में मौजूद है उस बेसिस पे हमें काफ़ी सारी जो जानकारी मिल सकती है कि आखिर कितने समय से ये है। तो उस बेसिस में वी कैन कंक्लूड कि ठीक है इतना समय जो है वो आपका हो चुका है, हो सकता है ये चीज़ इतनी पुरानी आपकी हो। तो यहाँ पे कई सारे टूल्स हैं जैसे, तो यहाँ पे ड्यूरिंग लिबी टाइम वॉज जिंजर काउंटर, तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था जिसका नाम था जिंजर काउंटर, जीगर काउंटर जो भी आपका हो। तो ये जो जीगर काउंटर है या इसमें जीगर म्यूलर ट्यूब जो है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीजर काउंटर या जीजर मूलर ट्यूब जिसे हम कहते हैं, तो ये कनेक्टेड होती है इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें और इसका इस्तेमाल किया जाता है कार्बन 14 जो है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होता है कि एक हाई वोल्टेज मेंटेन किया जाता है ट्यूब के इनर सरफेस और रॉड के अंदर, और फिर जो है कई सारे जो एनर्जी मतलब पार्टिकल्स होते हैं जिसमें कई सारे जो आपके पार्टिकल्स हैं दे कैन एनर्जाइज जो इलेक्ट्रॉन है, फिर इससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है और ये जो डिस्चार्ज होंगे इसी को ये काउंट कर लेता है। मतलब इतने टेक्निकल उसमें नहीं जाना, बस आपको ये जाना है जीजर म्यूलर ट्यूब किस पर्पस के लिए जो है वो होती है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तो ये देखो जीजर म्यूलर ट्यूब आपकी ये आपका जीजर म्यूलर ट्यूब है। सो मेटल ट्यूब वॉल की अगर बात करें माइका है ना, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है क्या है ये ध्यान में रखना है। और कार्बन डेटिंग की बात करें तो कार्बन 14 है इसमें अगर ठीक है धीरे धीरे डिके होके नाइट्रोजन 14 और बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट होता है या इसमें आप न्यूट्रॉन हिट करोगे तो कार्बन 14 आपका जो है बनेगा। तो यही सब पेनिट्रेट डिफरेंट इकोसिस्टम में कार्बन 14 प्रेजेंट होता है और उसी चीज़ को डिटेक्ट करके हम उसकी एज के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, अ पिलर ऑफ ग्लोबल फाइनेंस। तो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की अगर बात किया जाए तो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ये एक तरीके से ग्लोबल फाइनेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स भी कंसिडर किया जाता है। जो मतलब जैसे जितने भी सेंट्रल, जैसे हमारे देश में RBI ऐसे बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं विश्व के अंदर, उनका बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स कंसिडर किया जाता है। इसकी स्थापना 1930 के अंदर किया था। मेनली इसका काम क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल कोऑपरेशन करना। मॉनेटरी जैसे अब बैंक्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी, क्योंकि जब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आप रहते हो तो इकोनॉमीज आपस में कनेक्टेड है, तो उसमें किस टाइप से बैंक्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो लेकर आ सकते हैं।
सो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेंट्रल बैंक कोलैबोरेट कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं कि फाइनेंशियल जो पूरा लैंडस्केप है या फाइनेंशियल पूरा जो इकोसिस्टम है उसको किस टाइप से मैनेज किया जाए। तो ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे देश में आरबीआई है, उसके मॉनेटरी पॉलिसी पर भी रेट, इंटरेस्ट रेट और ये सब डिटरमाइन होता है। सो बीआईएस की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी में, इसका महत्वपूर्ण रोल है। जैसे रिसर्च एनालिसिस में एक महत्वपूर्ण रोल है, जो भी रेंज ऑफ डेटा एनालिसिस इसके द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है बाय फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन एमंग सेंट्रल बैंक्स। पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात करें तो वो भी इसके द्वारा किया जाता है। कई रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं जो कि गाइड करता है सेंट्रल बैंक्स को ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स जो है तो है ना, तो ये भी आपको ध्यान में जो है रखना। सो बीआईएस एंड डिजिटल करेंसी की बात करें, ठीक है, बीआईएस एंड डिजिटल करेंसी की बात करें। सो यहाँ पे एज द वर्ड इंक्रीजिंगली टर्न डिजिटल, बीआईएस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डिजिटल करेंसी मतलब जैसे मतलब जो जैसे कई क्रिप्टो करेंसी है, दे आर काइंड ऑफ अ डिजिटल करेंसी। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखा जा रहा है। जैसे कई सारे सेंट्रल बैंक भी जैसे आपके डिजिटल करेंसी इशू कर रहे हैं। तो नॉर्मल जो क्रिप्टो करेंसी होती है तो उस पर कई इशूज़ हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मान लो कि बिटकॉइन ही है, मान लो उसको कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है सर्टन मैथमेटिकल एल्गोरिदम को सॉल्व करके एक सर्वर में, उसके माध्यम से किया जा सकता है। बट अब उसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है वो सब बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो सेंट्रल बैंक खुद डिजिटल करेंसी जो है वो इशू कर रहेंगे। तो बीआईएस इनोवेशन हब फोकसेस ऑन इम्प्लीकेशन, और मतलब जैसे जो बीआईएस है वो हाईलाइट कर रहा है कि कैसे जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या पोटेंशियल होगा, दूसरे कई सारे देशों में कैसे वर्क करेगा, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कैसे किया जा सकता है, ये भी है। कई सारे लेवल पे कोलैबोरेट करने की बात की गई है। बीआईएस इनोवेशन हब है। तो ऑन गोइंग वर्क ऑन सीबीडीसी रिफ्लेक्ट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच। कई सारी जो डिजिटल करेंसी जो बीआईएस इनोवेशन की अगर हम बात करें, सो डिजिटल करेंसी बीआईएस इनोवेशन हब जो है तो उसके जो चैलेंजेस है उस चीज़ को देखना, प्राइवेट सेक्टर के साथ कैसे पार्टिसिपेट करना, तो ये सब चीज़ें। तो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की अगर बात करें तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक फॉर सेंट्रल बैंक के रूप में है, और इसका काम मॉनिटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आना है विश्व में। बीआईएस कैसे सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को अफेक्ट करता है, क्योंकि जब बैंक सेंट्रल बैंक अपनी खुद की जब पॉलिसी अपनाएंगे तो उसमें वो बीआईएस के द्वारा जो डेटा है पॉलिसी है ना वो सब देखेंगे। रिसर्च कोलैबोरेशन जो पॉलिसी लेवल पे चीज़ें बीआईएस के द्वारा हाईलाइट की गई उसको देखेंगे, तो उसके बेसिस पे सेंट्रल बैंक अपना डिसीजन लेते हैं। डिजिटल करेंसी में ये क्या है कि ये क्या डिजिटल करेंसी का इम्पैक्ट हो सकता है उसको देखना, ये भी बीआईएस है। बीआईएस सपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो कोऑपरेशन अगर सेंट्रल बैंक्स के बीच में होगा तो उससे भी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आई जा सकती है। क्योंकि अगर सारे बैंक अपने हिसाब से चलेंगे तो वो भी एक, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं तो एक प्रॉपर इकोसिस्टम अगर हमें जो है रीच करना है तो वी नीड टू थिंक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो वहाँ पे जो कोऑपरेशन अमंग सेंट्रल बैंक्स वो काफ़ी हेल्प करेगा कि कैसे देश आपस में अपना कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन जो है वो करके, खासतौर से सेंट्रल बैंक, और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो लेकर आते हैं। कई है ना दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी कोऑपरेट करता है बीआईएस के द्वारा आपका किया जाता है। रेगुलेटरी चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो कई चैलेंजेस, ऑन गोइंग चैलेंजेस फॉर बीआईएस। व्हाट चैलेंजेस डज बीआईएस फेस इन द मॉडर्न फाइनेंशियल लैंडस्केप। तो यहाँ पे कई रेगुलेटरी चैलेंजेस और कई रेगुलेटरी चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है प्रेजेंट है देखा जाए। हाउ डज बीआईएस कंट्रीब्यूट टू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ठीक है कि बीआईएस कैसे कंट्रीब्यूट करता है। सो बीआईएस कई जो डिजिटल करेंसी है उनकी एफिशिएंसी, जैसे क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट ट्रांजैक्शन होता है तो कैसे उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, उस डायरेक्शन में भी काम आपका करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द एक्सपो साइट, जो ऊपर वाली स्लाइड्स थी कुछ। सो एक्सपो साइट क्या है, ये मिशन किसके द्वारा है, इसरो के द्वारा है, और इसमें मेनली यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं उसको हम जानना चाहते हैं। जैसे कई फिनोमेना हम जानना चाहते हैं, ब्लैक होल के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात किया जाए तो वो हम करना चाहते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि स्पेस जैसे ब्लैक होल और उनसे रिलेटेड जो मिस्ट्रीज़ हैं वो हम जानना चाहते हैं। अब इसमें क्या है कि मेनली इसका खास बात क्या है कि जो भी ये आपके यूनिवर्स में डिफरेंट बॉडीज़ हैं, मान लो ब्लैक होल या दूसरी कोई भी बॉडी जो यूनिवर्स के अंदर, तो उनके द्वारा जो एक्सरे एमिट होती है तो उसको ये जो स्पेस मिशन है वो उसको डिटेक्ट करेगा, है ना। तो एक्सरे पर ये बेस्ड है ख़ास तौर से। सो इसीलिए हम इसको एक्सरे जो पोलैरिमेट्री भी है, सैटेलाइट भी हम कहते हैं, एक्सपो साइट इसीलिए हम कहते हैं। सो मेनली एक्सपो साइट जो है इसमें क्या है कि जैसे ब्लैक होल के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, जो एक्सरे पोलराइजेशंस हैं, पोलराइजेशन डेटा गैदर करना,
तो यहाँ पे पोलराइजेशन, जब लाइट का पोलराइजेशन का एक कंसेप्ट आपका होता है ना, तो इसमें तो उस एक्सरे पोलराइजेशन है ना, तो एक्सरे पोलराइजेशन को स्टडी करना। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर वाली स्लाइड में डायग्राम बना है कि पोलराइजेशन क्या आपका होता है, स्टार्टिंग में जो मैंने स्लाइड्स आपको शो की थी। सो जो लाइट का पोलराइजेशन है, ख़ास तौर से एक्सरे, उसको स्टडी करना, और फिर जो भी डेटा है यूनिवर्स से रिलेटेड उसको इकट्ठा करके जो है जानकारी अपनी बढ़ाना। इसमें एक्सरे पोलैरिमेट्री जो है वो यूज़ की गई, जिससे एक्सरे है ना। तो जैसे मान लो कि सपोज़ करो कि ऐसे समझो कि जैसे एक मान लो फ्रिज है, फ्रिज में बहुत सारी सब्जियां रखी हैं और आप इन्होंने टमाटर ही निकाला है। ऐसी लाइट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और आपने एक्सरे पार्ट जो है, जो भी मतलब जो भी चीज़ें एमिट हो रही है उसमें सिर्फ एक्सरे जो पार्ट है उसको आपने डिटेक्ट किया है। तो ये एक्सरे पोलैरिमेट्री के माध्यम से होगा और ये पोलराइजेशन के माध्यम से होगा। सो एक्सरे पोलैरिमेट्री के माध्यम से ही जो हमारी जो भी यूनिवर्स में चीज़ें हो रही हैं उसकी जानकारी हमारी बढ़ेगी। सो एक्सपोसैट एक्सरे पोलैरिमेट्री का इस्तेमाल करता है और ब्लैक होल के बारे में इससे हमारी जानकारी जो है बढ़ेगी, डेटा जो है उससे काफ़ी जानकारी हमारी जो है इंक्रीज़ होगी। सो एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सरे पोलैरिमेट्री है, वही सेम सी बातें हैं। फिर ब्लैक होल को स्टडी करने की बात की गई है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ब्लैक होल क्यों इतना मिस्ट्री है, क्यों हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप देखना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो उसमें लाइट या तो रिफ्लेक्ट हो या ऑब्जॉर्व, कुछ ना कुछ होना चाहिए। बट यहाँ पे लाइट का उससे कोई मतलब सारी की सारी जो लाइट है कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, या तो मैक्सिमम ऑब्जॉर्व हो जाएगी। तो कभी जब कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो तो आप उसको देख नहीं सकते हैं, कोई चीज़ आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर इतनी आसानी से नहीं कर सकती है। दो जर्नी एक्सपोसैट का ये प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो लॉन्च डेट आपका लगभग, एक्सपोसैट वॉज लॉन्च है ना, तो डेट स्टार्टिंग की स्लाइड्स में दे रखी है। अभी कई सारी टेस्टिंग और ये सब भी इसकी परफॉर्म आपकी की गई है। अब इसके माध्यम से जो कई सारे डेटा जो है वो सामने आएंगे। तो एक्सपोसैट की कुछ क्वेश्चनर्स आप देख लो यहाँ पे, व्हाट इज़ एक्सपोसैट, क्या ये पूरा लिखा हुआ है। वाई स्टडिंग ब्लैक होल इंपॉर्टेंट है, गैलेक्सी फॉर्मेशन और जो स्टार्स हैं उनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, हाउ डज एक्सरे पोलैरिमेट्री वर्क, कैसे वर्क करता है। तो इसमें ये एक्सरे जो लाइट आपकी है उसको ये एक तरीके से उसका ओरिएंटेशन क्या है, जैसे कोई भी यूनिवर्स के अंदर सेलेंशियल बॉडी उसके द्वारा जो एक्सरे लाइट एमिट होगी उसको ओरिएंटेशन को जो है ये मेज़र करता है और इससे भी काफ़ी चीज़ों की जानकारी होती है। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है एक्सपोसैट मिशन का, तो मिशन का एम जो है ये डिलीवर करता है ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज अबाउट कॉस्मिक फेनोमेना। और एक्सपोसैट लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च आपका अभी हाल फिलहाल ही हुआ था, डेट एक बार देख लेना। हाउ डज एक्सपोसैट कोलैबोरेट अदर साइंटिफिक एंटिटीज़ के साथ, तो बहुत सारे इसमें जो इस एरिया में काम कर रहे हैं तो डेटा शेयरिंग ज़रूर से आपकी होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें रिपीटेड है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है वो आपको ध्यान में रखना। एक पेलोड है तो वो स्टार्टिंग की स्लाइड्स में है, वो थोड़ा सा चलो मैं दिखाई देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। स्टार्टिंग की स्लाइड में ही है, तो लेट्स सी। तो हाँ, ये चलो खुल ही गया। तो यहाँ पे देखो एक्सपोसैट है, पोलराइजेशन एक्सरे का है ना, ये है। इसकी मिशन की लाइफ 5 साल है। पेलोड इसमें जो चीज़ें इसके साथ हैं, पोलैरिमेट्री इंस्ट्रूमेंट एक्सरे पॉलिक्स जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा है। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर आप देख लो। पहला मिशन है जिससे एक्सरे पोलराइजेशन जो है उसको स्टडी भी किया जाएगा। पोलैरिमेट्री इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे पॉलिक्स पेलोड जो है वो डेवलप होगा बाय रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। मॉडिफाइड IMS की बात किया जाए, फिर जो एक्सपोसैट जो मिशन ऑब्जेक्टिव है जिसके माध्यम से लाइक मेजर्स पोलराइजेशन डिग्री ऑफ एक्सरे फोटोन, मिशन की लाइफ, ये सब वही सेम सी चीज़ जो है इसमें मेंशनड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। सो लेट्स मूव टू फर्दर डिस्कस करते हैं। तो ये एक्सपोसैट आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि बाकी चीज़ें आप अपना कोई भी, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर कोई भी टॉपिक आता है तो सामने ही आंसर होता है, सबसे खास बात होता है। इंजीनियरिंग प्लांट फॉर सस्टेनेबल कैम्प्टोथैसिन प्रोडक्शन। सो IIT मद्रास और मंडी के अंदर एक मेथड को डेवलप किया गया जिससे कि इंजीनियर्ड प्लांट सेल, मतलब जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट में मौजूद जो सेल होता है उनमें सर्टेन चेंजेस करना जिससे कि कैप्टोथैसिन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। सो ये क्या है, कैप्टोथैसिन, ये कैंसर के खिलाफ ये दवा जो है इस्तेमाल आपकी होती है। और बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स हैं जैसे नाथापोडाइट्स निमोनियाना, तो ये एंडेंजर्ड प्लांट है बिकॉज इट्स एन एंडेंजर्ड प्लांट। ठीक है, एंडेंजर्ड आपका ये प्लांट है, ये दिस इज़ एन एंडेंजर्ड प्लांट। इससे जो है
दिस इज़ एन एंडेंजर्ड प्लांट, और इससे आपका एंटी कैंसर ड्रग डिराइव होता है जिसका नाम कैप्टोथेसिन जो है हम उसका कहते हैं। तो करंट एक्सट्रैक्शन मेथड जो है अगर देखा जाए तो उतना अधिक नहीं है। तो व्हाट वी वांट कि ये जो कुछ एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं इसमें जो सेल्स में हमने चेंजेस किए, चेंजेस करके उससे दवा उसको हम डिराइव कर सकते हैं। और कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं इस प्लांट की जिससे कि ये जो एक्सट्रैक्ट हम करेंगे, जैसे इस कैप्टोथेसिन हम जब बहुत सारा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जब एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट विल हेल्प, दैट विल अगेन बी वेरी क्रूशियल, जिससे कि वी कैन से कि जो कैंसर का मतलब कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग जो है जैसे कैप्टोथेसिन है उसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो उसमें चेंजेस सर्टेन किए गए। ठीक है, अब चलो मैपिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैपिंग में मैंने डायरेक्ट मैप ये इंक्लूड किया हुआ है, और ये मैपिंग के कुछ वीडियोस करंट अफेयर्स वाले और भी आएंगे। तो यहाँ पे आप देख लो कि जैसे ये साउथ चाइना सी रीजन है, इसमें एक तो ये देश आप बिल्कुल याद रखना, अपना एटलस खोल लेना। जैसे कंबोडिया याद रखो, इधर लायोस याद रखना है, वियतनाम आपका हो गया, लायोस आपका ये हो गया, हनोई हो गया, पार्सल आइलैंड है, साउथ चाइना सी है, स्पार्टले आइलैंड है, उसके बाद ये फिलीपींस है, ये लुजॉन की बात अगर करेंगे, ठीक है, ये लोकेटेड है, ये प्राटास आइलैंड है, हैनॉन दाओ करके है। उसके बाद ये आप ये सारी चीज़ें आपको देखना, लुजॉन स्ट्रेट आपका लोकेटेड है इधर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए इधर पारासेल आइलैंड आपका आ गया, ये वियतनाम हो गया, विट्सन रीफ हो गया, ब्रुनाई मलेशिया, स्पार्टले आइलैंड फिलीपींस, ताइवान, ये पूरा लोकेशन है ना। स्कारबोरो शोल याद रखना है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, बिकॉज जो भी मैपिंग के प्रश्न आते हैं कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में, चीज़ें जो न्यूज़ में होती हैं वहीं से होता है। फिर देखो यहाँ पे ये मलक्का स्ट्रेट है, आई थिंक ये सुमात्रा है, ये इधर इधर मलेशिया सिंगापुर आ गया, ये आपका मलक्का स्ट्रेट आ गया। इधर देखोगे तो सुंडा स्ट्रेट आ जाता है, और इधर नीचे साइड जाओगे तो लंबोक स्ट्रेट हो गया। एक बार मैप में ये देख लेना कि एक सुमात्रा जावा, और ये आई थिंक ये जावा है, सुमात्रा है, तो यहाँ पे है, इसके नीचे लंबोक स्ट्रेट है। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अंडमान निकोबार पास में है, मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट और लंबोक स्ट्रेट, ये आपको आइडिया बिल्कुल होना चाहिए। और आप देख लेते हैं एक आपका जैसे आप देखो ब्लैक सी के ऊपर, सो जैसे ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के आसपास देखो कौन कौन से देश है, इधर टर्की, इधर रशिया, इधर यूक्रेन है। फिर ये देखो मोल्डोवा का कोई इससे जुड़ाव नहीं है, इधर रोमानिया है, ये जुड़ा हुआ है, बल्गारिया इधर से जुड़ा हुआ है। अब ब्लैक सी मरमारा से एजियन सी से कनेक्टेड है, फिर ये फर्दर मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है। ये मैपिंग आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। इधर अगर आप देखोगे तो ये टर्की है, टर्की के नीचे साइड में सीरिया, इराक, जॉर्डन, लेबनन, वेस्ट बैंक या इजराइल है, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, इनको आपको आइडिया होना, आपको बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो मैप्स मैंने इसी हिसाब से लगाए भी हैं आप लोग के लिए। जैसे ईरान है, ये आपका पर्शियन गल्फ़ है, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बोलते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो कि गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ़ को जोड़ता है। ये कैस्पियन सी के अराउंड वाली देश याद रखो, ठीक है। रशिया हो गया, इधर देखो ये रशिया का हिस्सा भी आ रहा है, जॉर्जिया नहीं है, अज़रबैजान है यहाँ पे, ईरान यहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे है, कजाकिस्तान इधर आ जाता है। फिर इधर अगर पर्शियन गल्फ़ के अराउंड देखो, इधर ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई, इधर आपका जो यूएई आ जाता है। फिर फर्दर देखा जाए तो ये टर्की आपका है, सो दिस इज़ द टर्की, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया। ये पूरा रीजन आप बिल्कुल याद रखें, जॉर्डन, सीरिया, ये सब चीज़ें हैं, इजिप्ट आ गया, रेड सी हो गया फर्दर, ठीक है। फिर ये देख लेते हैं लेबनन का, ये स्पेसिफिक है, इस पर लेबनन में एक लितानी रिवर याद रखना काफ़ी न्यूज़ में था, ये सीरिया है। और लेबनन की ये बात करते हैं, त्रिपुरा, यहाँ पे नहर इब्राहिम रिवर है, उसके बाद बेका वैली है, माउंट लेबनन है, लितानी रिवर है, ओरंटस रिवर आपकी आ जाती है, और ये बेरूट है, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो ठीक है, ये बता दिया मैंने, माउंट लेबनन, साउथ लेबनन ये आ गया, बेका वैली आ गया, तो ये चीज़ आपकी आ जाती है। फिर कुछ चीज़ें देख लेते हैं, मेजर इथनिक ग्रुप्स कौन से, ये कई बार पूछा है। तो इथनिक ग्रुप्स म्यांमार के अंदर कौन कौन सी हैं, तो ये मतलब नाम याद रखना कि म्यांमार से रिलेटेड इथनिक ग्रुप्स, बामार, शान, कारिन, रखीने, रोहिंग्यास, कचिन, चिन, कारेनी, मोन, वाह, कोकांग चाइनीज़। तो ये ये थोड़ा सा आप याद रख लो कि मतलब कौन कौन से हैं जो इथनिक ग्रुप्स हैं। कई बार मैच द फॉलोइंग में भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि कौन कौन से, सब चीज़ें न्यूज़ के अंदर थी, ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं मैपिंग के अंदर, थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं। रशिया ये आ गया, जापान ये आ गया, इधर कोरिया आ गया, इधर येलो सी है, तो देखो ये चाइना, कोरिया, इधर येलो सी आ गया, ये क्यूरोशियो करंट आ गई, ये जापान है, क्यूरोशियो करंट है, बताओ कौन सी हॉट है, कोल्ड करंट है। और ये फिलीपींस सी आपका आ गया, तो ये है, ये थोड़ा सी चीज़ें याद रखना। लेट्स मूव, तो ठीक है, तो ऐसे मैपिंग वाला पार्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं ECGC,
दैट इज़ फॉर्मली नोन एज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात की गई है। सो ECGC जो है इसे फॉर्मली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा पूरे तरीके से ओन्ड है, सेटअप 1957 में हुआ था। इसका काम क्या है कि देश के अंदर कैसे एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, जिसमें क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस, मतलब जैसे मान लो कि कोई एक्सपोर्ट करता है कई लेवल पे, है ना, कि नुकसान ना हो जाए, तो उससे वो कई एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें करने से डरता है। तो जो क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज वो प्रोवाइड करना, तो यहाँ पे कई सारे एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस किया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट उसने डेवलप भी किया है। और मेनली एक्सपोर्ट प्रमोशन का इसका जो है वो काम है। एडमिनिस्टर कौन करता है? नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इसका एम क्या है कि ये रेंज ऑफ इंश्योरेंस एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में, तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड है, बट हर चीज़ एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जैसे एक्सपोर्ट फैक्टरिंग फैसिलिटी MSME सेक्टर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस कवर्स जो हैं बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो फॉर्मली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? ये गवर्नमेंट ओन्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइडर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है, और है ना, तो ये फैक्ट याद रखना है। और मेनली जो क्रेडिट इंश्योरेंस है, इट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स को। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस जो सपोर्ट है वो आपका प्रोवाइड जो है वो आपका करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में जो है रखना है। नेक्स्ट देखते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कॉमन सी चीज़, आप तो मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब आज के टाइम पे जैसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं ना, जैसे डाइट और खाना पीना सही नहीं रहेगा और स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, तो उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अफेक्ट होता है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो। अब यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि IVF और ये सब चीज़ें जो है बहुत डेवलप हो गई हैं। पहले के टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। आपको देखो, आपको हर इधर उधर खुल गया, इतने सारे IVF, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, तो इसको रेगुलेशन बहुत मैटर करती है, इसके लिए स्पेसिफिक बिल है। बट ये क्या है कि जहाँ पे ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से जो स्पर्म्स और ओवा है उसको बाहर जो है उसको जो है फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वो वुमेन के जो यूट्रस है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ART टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज़ लैंग्वेज पॉइंट। लैंग्वेज पॉइंट क्या है ये थोड़ा सा देखते हैं। सो लैंग्वेज पॉइंट्स थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज पॉइंट्स में बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख लो तो कई सारे लैंग्वेज पॉइंट्स हैं, जैसे L1, L2, L5, L4, L3। ये एक ऐसे पॉइंट्स है, जैसे मान लो कि आप खड़े हो, आपके दो लोग हाथ खींच रहे हैं, एक है ना, दो लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ है, खींच रहा है। अगर सेम पावर दोनों का हो तो आप खड़े रहोगे। अगर एक का पावर ज़्यादा होगा तो जिसका पावर ज़्यादा उधर की तरफ आप घिर जाओगे। तो ये एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बैलेंस एक दूसरे को करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ लॉन्च करोगे वो स्टेबल रहेगी। तो जैसे हमने अभी आदित्य L1 जो है वो मिशन लॉन्च किया है। अब यहाँ पे जो L1 शब्द कहाँ से लिया गया, वो लैंग्वेज पॉइंट है, मतलब वो यहाँ पे लॉन्च किया गया और यहाँ से जो सन को वो ऑब्जर्व कर रहा है, इसरो का जो मिशन आदित्य L1 है। तो ये जो चीज़ आप लैंग्वेज पॉइंट है ये ध्यान में रखना, जो मैंने आपको बताया कि ऐसी जगह जहाँ पे पूरा जो आपके मतलब आपका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बैलेंस हो जाता है। तो देयर आर 5 लैंग्वेज पॉइंट्स, L1, L2, L3, L4, L5, ये 5 आपके हैं। और इसमें आदित्य L1 ये सोलर मिशन है, और सोलर मिशन में जैसा हमने डिस्कस भी किया है सूरज की स्ट्रक्चर को भी आगे हम डिस्कस भी करेंगे, आगे कई सारे टॉपिक्स आएंगे। तो ये सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है पहला, जिसमें सूरज में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे आप देखोगे ना कि सन स्पॉट्स होते हैं जिसमें और जगहों से टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम होता है, फिर कई जगह पे सोलर में एक्सप्लोशंस होते हैं, फिर उसमें सोलर विंड्स जनरेट होती हैं, सोलर फ्लेयर्स जनरेट होते हैं, उससे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत तेज़ी से रिलीज़ होते हैं और वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से आके टकराते हैं, और फिर अरोरास का फॉर्मेशन जो है वो आपका होता है। सो टू ऑब्जर्व सोलर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग CMEs एंड सोलर फ्लेयर्स। सो मेनली है ना, तो यहाँ पे आप ये याद रखना कि ये जो मिशन है ये मेनली वी कैन से कि सोलर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना। सन अर्थ L1 पॉइंट में इसको पोजीशन किया गया है। एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विप्ड विथ एडवांस इंस्ट्रूमेंट, जिसके माध्यम से सोलर रेडिएशन को मॉनिटर करना। इसका एम क्या है? इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग, जो सोलर डायनामिक्स है उसको अंडरस्टैंडिंग जो है देखना। आदित्य L1 मिशन जो है कई चीज़ें हैं, तो एक तो कोरोनल मास इजेक्शन है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है, कोरोनल मास इजेक्शन। तो कोरोना क्या है? बाहरी जो आउटर मोस्ट लेयर है, सूरज की आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम कोरोना शब्द इस्तेमाल करते हैं, और उससे जो कई सारे जो चार्ज पार्टिकल्स बहुत सारे रिलीज़ होते हैं, उसे कोरोनल मास इजेक्शन भी जो है हम कहते हैं। सो
इस जब हम उसको स्टडी करेंगे तो कैसे सूरज ओरिजिनेट हुआ वो सब की जानकारी होगी। सोलर साइकिल आपकी होती है जिसमें सन स्पॉट्स हैं, जैसे एक समय आई थिंक 11 ईयर्स की होती है, तो उसमें कई प्रकार की सोलर एक्टिविटी कभी मैक्सिमम मिनिमम होती है, उस समय वो क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, अर्थ के स्ट्रक्चर पर उसका क्या असर होता है। फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड तो बहुत सारे दूसरे आपके सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन, उनसे हम कोलैबोरेट भी जो है वो फ्यूचर के अंदर कर सकते हैं। और हमारी जो सोलर एक्टिविटी हो रही है, तो मतलब जो सोलर एक्टिविटी फेनोमेनास हो रहे हैं उसको हम अंडरस्टैंड एक तरीके से कर सकते हैं। तो जॉइंट सोलर ऑब्जर्वेशन जो है वो शेड्यूल्ड है फॉर 2025। तो यहाँ पे कई सारे इसमें पेलोड्स भी हैं। पेलोड्स का मतलब उसमें जो चीज़ें भेजी गई, जैसे सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफिक, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल, प्लाज्मा एनालिसिस, ये सब अलग अलग आपके मिशंस जो हैं वो लॉन्च किए गए। ये आपके ये अलग अलग पेलोड्स का मतलब जो उसके साथ चीज़ें भेजी गई हैं मिशन के साथ। आदित्य L1 की ये थोड़ा मैं धीरे धीरे कर देता हूँ। वही जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, व्हाट इज़ आदित्य L1, तो ये क्वेश्चनर के फॉर्म में मैंने डाल दिया है। वाई इज आदित्य L1 सिग्निफिकेंट, जो पॉइंट्स रिपीट किए वो क्वेश्चनर फॉर्मेट में है, ठीक है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट वो आर ऑन बोर्ड, कौन कौन से हैं, हाउ डज आदित्य L1 कंट्रीब्यूट स्पेस वेदर प्रेडिक्शन में, वेयर इज आदित्य L1 कहाँ लोकेटेड है, व्हाट रीजन फाइंडिंग्स हैव इमर्ज्ड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछा था ना, अब वो स्लाइड्स इसमें नहीं मिल रही है, बट CDS में पूछा था कि कितने डिस्टेंस पे है, आई थिंक 15 लाख या कुछ ऐसा भी कुछ प्रश्न आपका पूछा था, एग्जैक्ट नंबर मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट उसको मैंने स्लाइड में कवर कराया था। तो वो अगर आगे स्लाइड्स आएंगी तो वो फिर ऐड ऑन करके मैं बता दूंगा। बट ऐसे UPSC बहुत डेप्थ में ऐसे फैक्चुअल चीज़ भी कई बार पूछ लेती है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने उस चीज़ को कवर करा रखा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात इसमें की गई है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, तो आप अगर अभी तक हिस्सा नहीं है तो ज़रूर से हिस्सा बने। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सही चीज़ करें। तो एक तो आप PT 730 है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है, ये भी मैं बता देता हूँ। PT 730 इस प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में सुपर रिटेन, साइंस टेक का कोर्स है सेपरेट, हिस्ट्री रिवीजन बैच है, ये सब है। कोड यूज़ करोगे UPSC लाइव, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। या आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। कल भी मैंने काफ़ी सारे लेक्चर, लगभग 60 के आसपास लेक्चर हो चुके हैं। ये पूरा कंटेंट स्टैटिक भी है और 2 साल करंट अफेयर्स भी है। पूरा कंटेंट आप फॉलो करें, पढ़ें, है ना, कहीं से भी पढ़ रखे हो, अगर उन लेक्चर्स को भी देख लोगे दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो ये सब, ये मोर देन 120-130 लेक्चर्स चले जाएंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से करो लेक्चर ऑलरेडी, बस आपका काम ये है कि उनको आप देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, ये सारी चीज़ें। तो इस सब के लिए UPSC लाइव कोड यूज़ करो, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन का PDF आप डाउनलोड देख सकते हैं, दैट इज हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ सर फॉर UPSC। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में देना। 5M सीरीज में सब चीज़ें कवर्ड हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, डीप सी माइनिंग इज नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट विदाउट कॉस्ट। सो ये भी आप अपने आंसर लिखें, राइट डाउन द आंसर एंड गेट योर आंसर इवेल्युएटेड। अगर आप इफ यू आर पार्ट ऑफ आकलन प्लस या फिर एसए के कोर्स का हिस्सा है तो आप यू कैन गेट योर आंसर इवेल्युएटेड। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब इसमें